तो आज से हम लोग नया चैप्टर गैस प्रावस्था चालू कर रहे हैं। गैस प्रावस्था में हम ये समझें सबसे पहले कि पदार्थ जो है वो तीन भौतिक प्रावस्थाओं में पृथ्वी पर उपस्थित है। तीन भौतिक प्रावस्थाओं में, मूल रूप से तीन भौतिक प्रावस्थाओं में पृथ्वी पर उपलब्ध है। पहला है ठोस प्रावस्था, दूसरा है द्रव प्रावस्था और तीसरा है गैस प्रावस्था। मीन्स ठोस, द्रव और गैस, तीन प्रावस्थाओं में कोई पदार्थ उपस्थित है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या है, क्या भिन्नता है। तो पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस प्रावस्था हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ठोस पढ़ते हैं। ठोस प्रावस्था किसे कहते हैं? तो ऐसी भौतिक प्रावस्था, पदार्थ की ऐसी भौतिक प्रावस्था, ध्यान देना ये पदार्थ की भौतिक प्रावस्थाएं हैं, माने पदार्थ इन तीनों भौतिक प्रावस्थाओं में रह सकता है। जैसे जल है, जल ठोस प्रावस्था में रह सकता है बर्फ के तौर पर, द्रव प्रावस्था में रह सकता है द्रव जल के तौर पर। किसके तौर पर? द्रव जल के तौर पर। और गैस प्रावस्था में कैसे कहां रह सकता है? क्लाउड, बादल के अंदर हम पानी को उबलते हुए देखते हैं, गैस प्रावस्था के रूप में ये उबल जाता है। तो किसी भी पदार्थ को हम तीन प्रावस्थाओं में रख सकते हैं। खैर, हम ठोस प्रावस्था को देखें तो ठोस किसी भी पदार्थ की ऐसी भौतिक प्रावस्था है जिसमें पदार्थ का आकार, आकार का मतलब उसका आयतन, और उसकी आकृति स्थिर रहे, निश्चित रहे। जैसे ये हमारे सामने ठोस है, जैसे ये डिब्बी है, ये ठोस है, या ये पेन है, ये ठोस है। आप इस पर सामान्य दबाव डालेंगे, ध्यान देना, सामान्य दबाव। आप अगर इसको प्रेस मशीन के जरिए प्रेस कर देंगे तो ये विकृत हो सकता है, लेकिन एक सामान्य दबाव के द्वारा हम इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं और आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी भौतिक प्रावस्था को हम ठोस प्रावस्था कहेंगे। इसमें अणु बहुत पास पास होते हैं, अणु बहुत पास पास होते हैं और अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, इसलिए ये दृढ़ अवस्था में बने रहते हैं। और ये इतने पास पास होते हैं कि इस अंतर आणविक जगह में, स्पेस में, अंतर आणविक जो जगह है, इस जगह के अंदर से निकलकर नहीं जा पाते हैं। मतलब इनमें विसरण नहीं होता है, इनमें विसरण ना के बराबर होता है। आप तो ऐसा कह लें, या अच्छा है कि हम कहें कि इनमें विसरण होता ही नहीं, होता ही नहीं। आप इनको प्रेशराइज करके इनकी आकृति और आकार, मतलब आयतन को परिवर्तित नहीं कर सकते। ना आकार परिवर्तित कर पाएंगे, ना आयतन परिवर्तित कर पाएंगे। द्रव प्रावस्था क्या है? ऐसी प्रावस्था है जिसका आकार तो निश्चित होता है, माने आयतन तो निश्चित होता है। आकार का मतलब आयतन, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति भिन्न हो सकती है। आप जल को किसी भी पात्र में रखते हैं, जल को जैसे आप किसी प्लेट में रख देंगे, प्लेट के आकार का हो जाएगा। अगर किसी बीकर में रख देंगे तो बीकर के आकार का हो जाएगा। या बॉटल के अंदर जल है, दिख रहा है, आपने ये देखा, देखो इसका आकृति लगातार परिवर्तित हो रही है। तो आकार मतलब आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति परिवर्तनशील होती है। जिस किसी भी पात्र में आप इसे रखेंगे उसी पात्र की आकृति को ये ग्रहण कर लेता है। ऐसी प्रावस्था को हम क्या कहते हैं? द्रव प्रावस्था कहते हैं। इसमें अणु जो होते हैं वो उनके बीच में पर्याप्त आकर्षण बल होता है लेकिन वो ठोस से कम होता है, और इनमें दूरी जो होती है, अंतर आणविक दूरी इतनी होती है कि अणु इसके अंदर से विसरित हो सकते हैं। तो विसरण इसके अंदर देखने को मिलता है। आप किसी जल के अंदर अगर एक बूंद स्याही डाल देंगे तो आप देखेंगे कि वो स्याही धीरे धीरे विसरित होकर पूरे जल में फैल जाएगी। तो इसमें विसरण होता है, लेकिन विसरण की तीव्रता गैस से कम होती है। क्लियर हो गया? तो ऐसी जो भौतिक प्रावस्था है, बिल्कुल सामान्य जानकारी में दे रहा हूं, ठीक है। ऐसी जो भौतिक प्रावस्था है उसे हम क्या कहेंगे? द्रव प्रावस्था कहेंगे। और जब हम क्या देखें कि पदार्थ के अणु बहुत दूरी पर उपस्थित हों, बहुत दूरी पर उपस्थित हो, अंतर आणविक बल जो है वो नगण्य हो जाए, तो ऐसी प्रावस्था को हम गैस प्रावस्था कहेंगे। ऐसी प्रावस्था को क्या कहेंगे? गैस प्रावस्था कहेंगे। दबाव डालने पर ये आयतन कम हो जाता है, मतलब आप प्रेशराइज करके दबाव डाल के इनके आकार और आकृति दोनों को ही परिवर्तित कर सकते हैं। इनके आयतन और आकृति दोनों को ही परिवर्तित कर सकते हैं। गैस का कोई आयतन नहीं होता, गैस का कोई आयतन होता ही नहीं है। आप जिस पात्र में डाल दोगे उस पात्र के पूरे आयतन को वो ग्रहण कर लेगा। आप जिस किसी भी पात्र में उसको डाल दोगे
उस पात्र के पूरे आयतन को ग्रहण कर लेगा। जैसे गैस इस बोतल में भरा हुआ है, आपने बोतल खोला, वो निकल गया, विसरित हो गया, और इस पूरे कमरे के आयतन को वो गैस क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो गैस का खुद का कोई आयतन नहीं होता, जिस किसी भी पात्र में आप उसको रखते हैं उस पात्र के पूरे आयतन को वो ग्रहण कर लेता है। ऐसी भौतिक प्रावस्था को हम गैस प्रावस्था कहते हैं। इनमें अणुओं के बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है, और इसका कंप्रेसिबिलिटी माने संपीडितता इसकी पर्याप्त होती है, बहुत होती है। आप प्रेशराइज करोगे, इसका आयतन परिवर्तित हो जाएगा, आकृति परिवर्तित हो जाएगी। विसरण इसमें खूब तीव्रता से होता है। विसरण क्या होता है, तीव्रता से होता है। विसरण का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है, विसरित होने का मतलब क्या समझता है, क्या होता है? नहीं, अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर अणुओं का अभिगमन क्या होगा, विसरण होगा। द माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर अणुओं का अभिगमन क्या होता है, ये विसरण होता है। तो विसरण जो है वो गैस में बहुत तेजी से होता है। दूर अगर किसी बच्चे ने कोई परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, स्प्रे किया, तुरंत आप तक खुशबू आ जाएगी उसकी। तो कैसे आ गए अणु, खुशबू के अणु, परफ्यूम के अणु कैसे आ गए, विसरित होकर आ गए। तो विसरण में कैसा होता है, तीव्रता से होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम 3 भौतिक प्रावस्था, ठोस, द्रव और गैस में पढ़ते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो गैस प्रावस्था है उसके जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, या कहें अलग अलग मेजरमेंट जो हैं, उनको हम देखते हैं कि हम इसके द्रव्यमान को कैसे निकालते हैं, इसके आयतन को कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और इसके दाब को, ताप को कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम शुरुआत करते हैं। तो शुरू कर रहे हैं सबसे पहले द्रव्यमान के। तो गैस के द्रव्यमान को हम ग्राम में, किलोग्राम में, ठीक है ना, किसमें, ग्राम में या मिलीग्राम में या किलोग्राम में कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप मेजर करना चाहते हो किसी गैस का द्रव्यमान तो कैसे करोगे। तो कोई एक कंटेनर ले लो, इस कंटेनर को इवैक्यूएटेड कर दो, इसमें से कोई गैस नहीं है, वैक्यूम प्रोड्यूस कर दो। कंटेनर का वेट ले लो, कंटेनर का वेट आया सपोज करो, सॉरी इसका द्रव्यमान आया सपोज करो W1 या M1। द्रव्यमान कितना आया, M1 द्रव्यमान आ गया, किसको, खाली कंटेनर को। अब हमने इसमें क्या किया, गैस भर दिया और नया द्रव्यमान आया इस कंटेनर को का गैस को फिल करने के बाद, गैस को फिल करने के बाद इसका द्रव्यमान आया M2। तो गैस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, गैस का द्रव्यमान हो जाएगा M2 माइनस M1। भरे हुए कंटेनर का द्रव्यमान माइनस खाली कंटेनर का द्रव्यमान, इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, गैस का द्रव्यमान होगा। उसको हम मिलीग्राम, ग्राम या किलोग्राम में ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों को, अगर इन तीनों को चेंज करना चाहे आपस में एक दूसरे में, तो ध्यान देना 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम, और 1 ग्राम इक्वल होता है 10⁻³ किलोग्राम। ये ऐसे कह सकते हैं 10⁻³ मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम, और या ये 10⁻⁻6 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ऐसे ही अगर हम उल्टा कर दें कि 1 किलोग्राम है, ये 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, या फिर 10⁻6 मिलीग्राम हो जाएगा। तो एक दूसरे में हम बड़े आराम से इनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, द्रव्यमान के बाद अब द्रव्यमान के बाद थोड़ा सा स्पीड से लिखें, साथ साथ लिखते चले तो ज्यादा ठीक रहेगा। द्रव्यमान के बाद अब हम बात करते हैं किसमें, आयतन, गैस के आयतन पर। तो गैस का आयतन किन इकाइयों में मेजर किया जाता है, जरा बताओगे। गैस का आयतन मिलीलीटर या लीटर या मीटर क्यूब में मेजर किया जा सकता है। गैस का खुद का कोई आयतन नहीं होता है।
आप जिस किसी भी कंटेनर के अंदर गैस का आयतन मेजर करना, जिस किसी भी कंटेनर के अंदर गैस को फिल करते हैं, उस कंटेनर का आयतन गैस का आयतन होता है। इसको जैसे कोई कंटेनर है, उसका आयतन कैसे निकालोगे? जैसे एक कंटेनर में गैस है और इस गैस का आयतन आपको मेजर करना है, तो आप क्या करें, इसमें वाटर, जल भर दें। जल जब पूरा भर जाए और उसके बाद मेजर करें कि जल का आयतन कितना आ रहा है। आप क्या मेजर कर लें? इसमें क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं इस तरह से, एग्जामिनर घुमा के अगर क्वेश्चन देना चाहता है कि एक कंटेनर में क्या है, गैस है, उसका प्रेशर इतना है, दाब इतना है, और जब उसमें जल भरा गया तो 20 लीटर जल आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस कंटेनर का आयतन अगर 20 लीटर आ रहा है, जल का आयतन 20 लीटर आ रहा है, तो गैस का आयतन भी कैसा होगा, 20 लीटर ही होगा। तो इस तरह से हम किसी भी गैस का आयतन है वो क्या कर लेते हैं, वो मेजर कर लेते हैं। अब इनको आपस में एक्सचेंज कैसे करते हैं? आपको मालूम है कि 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं, सीसी के जरिए भी इसको लिखते हैं। ऐसे ही 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। 1 इक्वल किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और तीसरी यूनिट जो होती है वो क्या है, वो मीटर क्यूब है। अगर हम इनको आपस में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे 1 लीटर आपने लिया हुआ है या 1 डेसीमीटर क्यूब आपने लिया है, तो इसका मतलब है आपने 10⁻³ मीटर क्यूब लिया है। कितना लिया है, 10⁻³ मीटर क्यूब लिया है, या हम कह सकते हैं कि आपने 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब लिया है। तो 1 लीटर या डेसीमीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर में या मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब गैस है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास 10⁻³ लीटर या 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब गैस है, और इसको आप ml में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या है, गैस है। तो गैस के वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आयतन के बाद अब अगला पॉइंट हम ले सकते हैं, ताप ले सकते हैं। क्या, ताप। ताप को हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट या केल्विन में मेजर करते हैं। डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहीट और केल्विन में मेजर करते हैं। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट को अगर आप आपस में चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है C/5 = F-32/9। इस फॉर्मूले के जरिए आप डिग्री सेल्सियस ताप को फ़ारेनहीट में और फ़ारेनहीट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। 37 डिग्री सेल्सियस ताप को डिग्री फ़ारेनहीट में परिवर्तित करें। F-32 क्या है, लीटर में? अरे भाई ये तो ताप है, लीटर में थोड़ी होता है। (37 डिग्री सेल्सियस ताप को डिग्री फ़ारेनहीट में परिवर्तित करें। तो आप कैसे पुट करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है। तो 37 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल F में निकालना है, F-32/9। सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा। तो 9 × 37 इक्वल हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट F-32। तो बताएं डिग्री फ़ारेनहीट में कितना आ गया टेम्परेचर। सॉल्व करें जल्दी से। तो सॉल्व करते हैं। देखो
तो ये कितना आया 37 इंटू 9 कितना आया 333 इक्वल 5f माइनस 160। तो 5f इक्वल आ जाएगा 333 प्लस 160। तो 5f इक्वल कितना आ जाएगा बताइए 394। तो f 493, f इक्वल आ जाएगा 493 अपॉन 5। देखिए 493 अपॉन 5 आ जाएगा ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 493 अपॉन 5 सॉल्व करें। 98.6। तो कितना आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। तो हमने बड़े आराम से, तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आपसे कि याद वाला नहीं बताना है, सॉल्व करके बता रहे हैं। कैलकुलेशन तो को थोड़ा सा प्रॉपर करना है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि वह ताप बताएं, ताप बताएं जिसका आंकिक मान डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहीट स्केल में एक समान आता है, एक समान आता है। वह ताप की गणना आपको करनी है, उस ताप की गणना करनी है। वह ताप बताएं जिसका आंकिक मान डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहीट स्केल में एक समान आता है। तो आप क्या कह सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बेटा। कि माना ताप x है, माना ताप का आंकिक मान x है, माना ताप का आंकिक मान x है। तो देखो हमारा फॉर्मूला था, क्या था, c/5 इक्वल f माइनस 32/9। तो x मान लिया, तो x/5 इक्वल x माइनस 32/9। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो जल्दी से जरा ज्ञात करके बताओ। तो ये आ जाएगा 9x। कैसे निकालेंगे हम, क्या आएगा 9x इक्वल 5x माइनस 160। हाँ देखते हैं बेटा, ये इधर आ जाएगा। तो 9x माइनस 5x इक्वल माइनस 160। तो ये आ जाएगा 4x इक्वल माइनस 160 या x इक्वल माइनस 160 डिवाइडेड बाई 4। तो ये माइनस 40 आया है, ना कि 40। हाँ 40 बता रहे थे। तो आंसर क्या आया माइनस 40। तो माइनस 40 एक ऐसा टेम्परेचर है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। आप एक डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर ले लें और एक डिग्री फ़ारेनहीट वाला थर्मामीटर ले लें, तो दोनों में सेम वैल्यू आएगी माइनस 40। अगर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट दोनों स्केल में सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आनी है। क्लियर? इससे आगे चलते हैं। अब हमको केल्विन और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस को आप 273 से सम कर दें तो केल्विन में आ जाएगा ताप। तो ताप किस में आ जाएगा, केल्विन। तो केल्विन ताप ही बराबर हो गया डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे 27 प्लस 273, तो क्या आ गया 300 केल्विन। बड़े आराम से बोलो, आ गया ना। ऐसे ही अगर आपको 400 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल हो गया केल्विन माइनस 273। तो डिग्री सेल्सियस में आएगा 400 माइनस 273, तो 127। वैल्यू कितने आ गई 127। तो 127 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ऐसे हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस
और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, नोट कर लिया आप सभी बच्चों ने? ठीक है, इसके बाद हम दाब देखते हैं कि गैस का दाब क्या है। अगर गैस को किसी कंटेनर में भर दें, दाब मीन्स प्रेशर। अगर हम किसी गैस को कंटेनर में भर दें तो गैस के अणु कंटेनर की दीवार पर लगातार टक्कर मारते हैं। जैसे ये कंटेनर है, इसमें कोई गैस भर दिया तो ये गैस के अणु क्या है, कंटेनर की दीवार पर लगातार टक्कर मार रहे होते हैं। इसकी वजह से कंटेनर की दीवार के ऊपर एक दबाव पैदा होता है जिसे हम गैस का दबाव कहते हैं। आप भी इसे महसूस कर सकते हैं, गैस के दबाव को। आप किसी पिस्टन को दबाओगे तो आप देखोगे कि गैस आपके दबाने का विरोध कर रहा है। एक्चुअल में गैस के अणु एक दबाव डाल रहे हैं, एक दाब डाल रहे हैं, उसे हम गैस का दाब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गैस का दाब कहते हैं। गैस का दाब जो होता है या कोई दाब जो होता है उसे हम किसके जरिए, गैस दाब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। हम फोर्स और एरिया की वैल्यू सारी पुट कर दें तो हमको दाब मिलता है रो एच जी के तौर पे। रो एच जी के तौर पे मिलता है। रो मतलब घनत्व, जिस द्रव के जरिए हम दाब निकाल रहे हैं, एच उस कॉलम की हाइट और जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो ये जो दाब है उसे हम रो एच जी के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्चुअल दाब या वास्तविक दाब है। दाब की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। लेकिन हम दाब को वास्तव में एब्सोल्यूट वैल्यू, वास्तविक दाब, उसका परम मान जिसे हम कहते हैं, परम मान, दाब का परम मान, और तुलनात्मक वैल्यू माने रिलेटिव प्रेशर या रिलेटिव यूनिट के जरिए दोनों तरह से नापते हैं। जैसे वायुमंडलीय दाब हमारा कितना है? हमारा एक वायुमंडलीय दाब है। इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को आप बताओ किसके जरिए नापते हो? वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है बैरोमीटर के जरिए। किसके जरिए? बैरोमीटर के जरिए। बैरोमीटर में एक मरकरी का कॉलम होता है। मरकरी, हमने क्या किया, एक मरकरी पॉन्ड ले लिया। देखो ये मरकरी भरा हुआ है, यहां तक मरकरी भरा हुआ है। हमने इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब डाल दी। क्या डाल दी? और देखो इसमें पूरी तरह से मरकरी भरा हुआ है। मरकरी पूरी तरह से क्या भरा हुआ है? मरकरी भरा हुआ है। ग्लास की ट्यूब आपने इसमें डाल दी। अब क्या किया, इसमें कोई भी कहीं भी गैस नहीं है। हमने इस ट्यूब को ऊपर की तरफ उठाया। जब हम ट्यूब को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो मरकरी इसके साथ उठेगा। जैसे हमने ट्यूब यहां तक उठाई तो आप ये देखना कि मरकरी इसके साथ ऊपर उठ के जा रहा होगा। हम ऐसा कर सकते हैं, प्लास्टिक का पाइप लें और पानी के अंदर डाल दें, उसके मुंह को बंद करें, या रबड़ का पाइप लें, लीजम बोलते हैं जिसे, पानी के अंदर डाल दें और उसके मुंह को बंद कर दें, और रबड़ के पाइप को जब हम ऊपर उठाएंगे तो हम देखेंगे कि पानी उसके साथ आ रहा है। पानी उसके साथ आ रहा है। क्या ये अनंत दूरी तक जाएगा? नहीं, करीब 10 मीटर डिस्टेंस, करीब मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा आपको एग्जैक्ट वैल्यू, करीब 10 मीटर ऊंचाई तक जाएगा। उसके बाद अगर आप पाइप को ले जाओगे तो क्या है, वैक्यूम आएगा, पानी ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। ठीक ऐसे ही मरकरी ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन मरकरी ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पर जो वायु है ये दबाव डाल रही है। वायु क्या है? दबाव डाल रही है। इस दबाव की वजह से मरकरी पाइप के साथ ऊपर उठते हुए जा रहा है। ठीक है, अब हमने देखा थोड़ा और डिस्टेंस तक पाइप को लेके गए। अब हम ये देख रहे हैं कि अब मरकरी इस डिस्टेंस पर रुक गया। मरकरी इस डिस्टेंस पर रुक गया। यहां पर वैक्यूम प्रोड्यूस हो गया। यहां पर क्या हो गया? वैक्यूम प्रोड्यूस हो गया, माने निर्वात पैदा हो गया। यहां पर निर्वात पैदा हो गया। अब हम पाइप को और ऊंचाई तक ले जाएं। अगर हम पाइप को क्या ले जाएं? और ऊंचाई तक ले जाएं,
तो पाइप तो ऊंचाई पर जा रहा है, लेकिन मरकरी वहीं का वहीं है। ये निर्वात बढ़ता जाएगा, लेकिन मरकरी की हाइट नहीं बढ़ेगी। और ये मरकरी की हाइट कितनी रहेगी? ये 76 सेंटीमीटर तक जाएगा। कितना जाएगा? ये जाएगा 76 सेंटीमीटर हाइट तक ही जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 760 mm हाइट तक जाएगा। तो ये जो एक वायुमंडल दाब है, ये क्या है? किसके बराबर है? एक वायुमंडल दाब। एक वायुमंडल दाब है। ये कितना दाब पैदा करता है? ये हमारे वायुमंडल का जो दाब है वो, उसको हमने एक वायुमंडल दाब मान लिया। हमारे वायुमंडल का जो दाब है उसको हमने क्या मान लिया? एक वायुमंडल मान लिया। वो दाब कितना दाब पैदा करता है, या कहे कि हमारा जो वायुमंडल है वो कितना दाब पैदा करता है, कितना दबाव डालता है इस मरकरी के ऊपर कि वो मरकरी कॉलम की हाइट को 76 सेंटीमीटर या 760 mm या 0.76 मीटर ऊंचाई तक ले जा सकता है। उसके बाद अगर आप पाइप को उठाओगे तो केवल निर्वात हमको मिलेगा। मरकरी यहीं पर रुक गया, मरकरी इसी हाइट पर जाके रुक गया। क्लियर है? तो ये एक वायुमंडल जो दाब है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 ATM। नॉर्मली हम 1 ATM रखते हैं ना। वो कितना दाब होता है? वो इतना दाब होता है कि वो 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम या 760 mm मरकरी कॉलम या 0.76 मीटर मरकरी कॉलम की हाइट को पहुंचा देता है। किसके बराबर? 1 ATM प्रेशर। क्लियर? तो हमको क्लियर हो गया कि 1 ATM जो दाब है वो 760 mm Hg के बराबर है। किसके बराबर है? 760 mm Hg के बराबर है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? दाब को ATM और mmHg में कन्वर्ट कर सकते हैं। दाब को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ATM और mmHg के जरिए। आप इसको नोट कर ले, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको। अब इस उपकरण को क्या बोलते हैं बेटा, जिससे वायुमंडल दाब नापा जा रहा है? वैरोमीटर। क्या है ये? वैरोमीटर। तो वैरोमीटर के जरिए हम क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मेजर करते हैं या नापते हैं। इससे आगे चलें। अब हमारा जो टास्क है वो क्या है कि अगर सपोज करो हमको दिया है 150 या 1500 mmHg दाब दिया है। mmHg क्या दिया है? दाब दिया है। इसको आपको कन्वर्ट करना है ATM में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो mmHg को ATM में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 1500 डिवाइडेड बाई 760 ATM। ठीक है? ऐसे ही अगर आपको दे दिया 2.5 ATM दाब और इसको परिवर्तित करना है किसमें? mmHg में, तो आप कैसे करोगे बताओ? हाँ, इंटू करोगे। 2.5 इंटू 760, ये जो आएगा mmHg में आ जाएगा। तो ऐसे हम वायुमंडलीय दाब को mmHg में या mmHg में दिए हुए दाब को वायुमंडलीय दाब में आराम से परिवर्तित कर सकते हैं, आराम से चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। अब जो हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं दाब की, तो दाब की एब्सोल्यूट वैल्यू हम रो Hg के जरिए कैलकुलेट करते हैं। दाब को कैसे निकालते हैं? रो Hg के जरिए। जैसे हमको 1 ATM दाब है, इसको किस में एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे रो Hg। एक वायुमंडल दाब में क्या है कि मरकरी भरा हुआ है जिसकी हाइट हम 76 सेंटीमीटर तक ले जा रहे हैं। तो यहां पर जो रो है, वो जो द्रव, कोई भी द्रव जो यहां भरा हुआ है, इस बैरोमीटर की ट्यूब में भरा हुआ है, उस द्रव का घनत्व होता है। ये जो रो Hg है, ये रो Hg क्या है? रो उस द्रव का घनत्व है जो बैरोमीटर में भरा हुआ है। H उस द्रव की हाइट जो बैरोमीटर में भरी हुई है, जिस दाब से वो हाइट कितनी जा रही है? G ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। ठीक है? अगर हम
ये वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं तो रो क्या है, मरकरी की डेंसिटी है वो कितनी हो गई, ये 13.6 हो गया। कितना हो गया, 13.6 ग्राम पर सीसी। बोलो होता है ना। मरकरी कॉलम की हाइट कितनी आ रही है जरा बताओ, तो 76 सेंटीमीटर आ रही है, तो ये हो गया 76। ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या है, क्या वैल्यू होती है जी की, या वो सीजीएस में निकाल रहे हैं ना, 10 नहीं, हम किस में निकाल रहे हैं, हम वैल्यू को सीजीएस में निकाल रहे हैं ना। तो ये जैसे सेंटीमीटर में लिखा, हाइट क्या है 76 सेंटीमीटर, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन है 980 या 981, ठीक है ना, तो 980। ये हमने सॉल्व करना है, तो जरा सॉल्व करके बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है। कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लो, कोई नहीं। वैसे तो ये जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1012928, ठीक है। अब ये किस में आएगा, ये सीजीएस में आएगा, और डाइन पर सेंटीमीटर में आएगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर किस में आएगा, ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया है ना, यूनिट हम बड़े आराम से बता सकते हैं। अगर हम इसको एमकेएस में निकालना चाहते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं किस में, एमकेएस में, तो रो एच जी की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। देखो डेंसिटी कितना है एमकेएस के अंदर, तो 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कॉलम की हाइट कितनी है 0.76 मीटर, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन है 9.8, बोलो है ना। अब इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वो डेसिमल खिसक जाएगा थोड़ा सा, तो 101,292.8 101,292.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को ही हम पास्कल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल। तो या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें और पास्कल लिखें। तो हमने ये देखा कि 1 ATM जो होता है, 1 ATM किसके इक्वल हो जाता है, वो हो जाता है 1.013 इंटू 10⁵ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 10⁵ पास्कल के, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, पास्कल के हो जाएगा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 ATM को हमने, ये नॉर्मली क्या है, जैसे हमने ये जो लिखा हुआ है इसको आपने देखा होगा कई लिटरेचर में 101,325 पास्कल के तौर पे लिखा जाता है, 101,325 पास्कल के तौर पे लिखा जाता है। ये कैसे ये अंतर आता है ये वैल्यू में, जैसे कहीं ये लिखा हुआ मिला, आप कह रहे हैं कि सर ने ये बताया था, एक्चुअल में क्या है, जैसे हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू लिख रहे हैं वो हमने 10 लिया है या 9.8 लिया है, या डेंसिटी या कॉलम की हाइट में थोड़ा सा कहीं वेरिएशन होता है, उसकी वजह से ये वैल्यू में वेरिएशन आता है। तो आप चाहें तो याद करने के लिए 101,325 पास्कल हो गया, या 1 पॉइंट अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो कोई अंतर ही है ही नहीं इसके अंदर। तो एटीएम को हम पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इस रिलेशन के जरिए चेंज कर सकते हैं। अगर हम बार को देखें तो 1 बार किसके इक्वल हो जाता है, 1 बार हो जाता है 10⁵ पास्कल के। 1 बार किसके इक्वल हो जाता है, 10⁵ पास्कल के। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 ATM हो गया 1.013 बार, या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम प्रेशर को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। प्रेशर को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बैरोमेट्रिक प्रेशर। ये क्या हो गया, बैरोमेट्रिक प्रेशर। अगर आप गैस का प्रेशर निकालना चाहते हैं, किसी गैस का प्रेशर, तो किसके जरिए निकालते हैं, मैनोमीटर के जरिए। एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम निकालते हैं बैरोमीटर के जरिए। गैस का प्रेशर अगर आपको निकालना है तो मैनोमीटर मैनोमीटर के जरिए आप किसी गैस का प्रेशर निकालते हैं।
और इस काम के लिए नॉर्मली दो तरह के मैनोमीटर यूज किए जाते हैं, क्लोज एंड मैनोमीटर, क्लोज एंड मैनोमीटर, क्लोज एंड मैनोमीटर या फिर ओपन एंड मैनोमीटर। तो सबसे पहले मैं क्लोज एंड मैनोमीटर यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। तो क्लोज एंड मैनोमीटर में देखो, मैनोमीटर के अंदर एक्चुअल में ये मैनोमीटर मैं यहां बना देता हूं पहले, ग्लास की दो ट्यूब होती है, देखो, और इस ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर मरकरी भरा रहता है। इस मैनोमीटर को हम किसी गैस के वेसल के साथ जोड़ देते हैं, गैस के वेसल के साथ हमने जोड़ दिया। यहां इसके पीछे एक स्केल बनी होती है। क्या बनी होती है? एक स्केल, जिस पर मार्किंग रहती है, स्केल है, दोनों साइड से स्केल रहती है। जब हमने गैस को इससे जोड़ दिया तो यहां जो मरकरी है वो क्या होगा, वो प्रेशराइज होगा, मरकरी प्रेशराइज होगा। सपोज करो गैस के प्रेशर की वजह से मरकरी का ये सिरा यहां और एक सिरा यहां आ गया, ये तो निर्वात है, ये क्या है, निर्वात है, इधर से कोई दाब नहीं आ रहा है। दाब कहां से आ रहा है, इसी साइड से आ रहा है। तो हमने ये देखा कि इस जगह और इसमें जो मेजरमेंट है, जो रीडिंग है, उसमें डिफरेंस कितना आया। सपोज करो ये 25 सेंटीमीटर है और ये कितना आ गया, ये 75 सेंटीमीटर आ गया। यहां पर स्केल पर कितना लिखा है, 75 सेंटीमीटर लिखा है। यहां 25 सेंटीमीटर लिखा है। तो प्रेशर ऑफ गैस कितना आएगा, वो इस हाइट के डिफरेंस के बराबर आएगा। ये आएगा 75 माइनस 25 इक्वल 50 सेंटीमीटर एच। तो जो मरकरी कॉलम की हाइट है, उस कॉलम की हाइट के डिफरेंस के बराबर गैस का प्रेशर आ गया। उस कॉलम की हाइट के डिफरेंस के बराबर क्या आ गया, गैस का प्रेशर आ गया। हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इधर तो निर्वात है, इधर से तो प्रेशर आ ही नहीं रहा है, हमेशा प्रेशर किधर से जाएगा, इधर से जाएगा। अब इस प्रेशर की वजह से मरकरी कितना ऊपर चला गया, ये हमको देखना है। कहां पर है प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का दाब। हिंदी में लिखूं क्या, गैस का दाब किसके बराबर आया, गैस का दाब किसके बराबर आया, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आ गया। क्लियर हो गया? यहां समझ में नहीं आया क्या? सिंपल सी बात है, इधर से तो कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। ये जो मरकरी उठा है, ये किस कारण से उठा है, ये मरकरी इस गैस के दाब की वजह से ऊपर की तरफ गया है। और इस मरकरी को जितना धक्का दिया गया, वो गैस के दाब ने दिया, और उसने जितनी हाइट तक मरकरी को उठा दिया, उतना गैस का दाब mmHg में आ गया। ठीक है ना? गैस का दाब किस में आ गया, mmHg में आ गया। ये कौन सा मैनोमीटर है, क्लोज एंड। देखो इसका सिरा बंद है, बंद सिरे वाला मैनोमीटर। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, अब ओपन एंड मैनोमीटर लाएंगे। मेरे ख्याल से जो लिखा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है तो बड़ा करूं क्या? अब इसके बाद हम क्लोज एंड मैनोमीटर का यूज करते हैं। किसका? सॉरी, ओपन एंड
ये क्लोज एंड था, बंद सिरे वाला। अब ओपन एंड, जैसे एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में हमने मैनोमीटर लगाया और ये मैनोमीटर है ओपन एंड मैनोमीटर। ये क्या है? ओपन एंड मैनोमीटर। तो ध्यान देना, ये ओपन एंड मैनोमीटर है तो 1 atm प्रेशर का एयर इस पर दबाव डाल रही है। यहां भरा हुआ है गैस। हमने सबसे पहले बैरोमीटर में ये चेक किया जो हमारी लैब के अंदर लगा हुआ कि वायुमंडलीय दाब कितना है। सपोज करो 76 सेंटीमीटर Hg ही वायुमंडलीय दाब आया, इतना ही आया, 76 mm Hg आया, ठीक है। मैनोमीटर में गैस भरा हुआ है, ये स्केल लगा हुआ है जिस पर मार्क बने हुए, इस पर क्या बने हुए हैं? मार्क बने हुए। अब देखो, दो स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति यह है कि कॉलम जो है वो इधर वाला वायुमंडल प्रेशर ज्यादा है गैस के प्रेशर से। दो अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। वायुमंडलीय प्रेशर गैस के प्रेशर से ज्यादा है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा ऐसा है? तो अगर वायुमंडलीय दाब ज्यादा है तो ये ज्यादा दबाव डालेगा, गैस कम दबाव डाल रही है। पोजीशन इस तरह से आएगी, इधर का मरकरी कॉलम की हाइट नीचे होगी और इधर ऊपर होगी। आपको क्लियर हो गया? इस गैस का दाब कम है, कितना कम है? वायुमंडलीय दाब से इस डिफरेंस के बराबर कम है, इस डिफरेंस के बराबर, इतना कम है गैस का दाब जो इसमें भरा हुआ है। हमको कैसे मालूम पड़ा गैस का दाब कम है? देखो, वायुमंडल की तरफ से जो गैस आ रही है, जो वायु आ रही है, वो ज्यादा दबा रही है, कंटेनर की गैस कम दबा पा रही है। तो क्लियर हो गया कि इधर से दबाव ज्यादा है, इधर से दबाव ज्यादा होता तो ये ऐसा होता। अगर ये वायुमंडल की दिशा की तरफ, बाहरी वाली भुजा में मरकरी नीचे और पास वाली भुजा का मरकरी ऊपर है, ये स्पष्ट कर रहा है कि वायुमंडल की तरफ से दबाव ज्यादा आ रहा है। आपको ये स्पष्ट हो गया? वायुमंडल की तरफ से ज्यादा, कितना ज्यादा दबाव आ रहा है? इतना दबाव आ रहा है कि वो मरकरी कॉलम को इतना उठा रहा है, मरकरी कॉलम को इतना उठा रहा है, ठीक है ना। तो ये सपोज करो, ये यहां पर लिखा हुआ है 25 और यहां की यूनिट मेजरमेंट आप बताओ कितना लिखा है? 45 मान ले, 45 मान ले। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 45 माइनस 25 इक्वल 20। डिफरेंस कितना आया? 20 आया। 20 वायुमंडल का ज्यादा है, 20 दाब वायुमंडल का ज्यादा है, गैस का कम है। तो वायुमंडल का दाब है 76 सेंटीमीटर, इससे 20 सेंटीमीटर गैस का दाब कम है। बात क्लियर हो गया? मतलब गैस का दाब प्लस 20 mm मरकरी मिलके एक 76 सेंटीमीटर के बराबर हो रहा है। आपको बात क्लियर हो रही है ना कि गैस का दाब और 20 सेंटीमीटर मरकरी मिलके इतना दबाव पैदा कर रहे हैं जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस कैसे ज्ञात करेंगे? 76 सेंटीमीटर जो वायुमंडलीय दाब है उसमें से मरकरी कॉलम की हाइट को हम माइनस कर देंगे। मरकरी कॉलम की हाइट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस 20 कर दिया तो ये हो गया 56 mm Hg। कितना हो गया? 56 mm Hg हो गया। क्लियर हो गया? तो ये वायुमंडलीय दाब से इतना दाब इसके अंदर कम आया। अब ये नोट कर लो और उसी के बाद मैं दूसरी स्थिति बनाऊंगा। तो ये सभी बच्चों ने बना लिया। अब मैं दूसरी स्थिति को देखता हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, हटा रहा हूं। ध्यान देना, अगर गैस वाली भुजा, पास वाली भुजा अगर ऊपर है और दूर वाली भुजा नीचे है, मरकरी, दूर वाली भुजा का मरकरी नीचे है, पास वाली का ऊपर है, इसका मतलब है कि गैस का दाब वायुमंडलीय दाब से कम है। इसका उल्टा करें, ये कम और ये ज्यादा है,
तो क्या है, अगर ये ज्यादा है मतलब गैस जीत रही है दबाव में। ऐसी स्थिति में गैस का दाब हम कैसे निकालेंगे? इस बार क्या हुआ, इस बार ऐसा हुआ कि ये नीचे आ गया, ये मरकरी कॉलम ऊपर आ गया, ठीक है ना। अब किसी भी हाइट तक आया होगा हमें नहीं पता, अभी तो हमको रीडिंग करनी है। तो हमने देखा कि गैस के दबाव की वजह से मरकरी ऊपर उठ गया, और यहां पर जो हमने रीडिंग देखी वो कितनी आई, वो 30 आई सपोज करो, ठीक है। यहां पर कितनी आई कुछ भी बता दो, 70 कर देते, यहां पर 70 है। आप ये बताओगे बेटा दाब वायुमंडल का ज्यादा है कि गैस का ज्यादा है? कैसे मालूम पड़ा गैस का ज्यादा? क्योंकि गैस ने ज्यादा दबाव डाला है, तभी तो मरकरी को नीचे कर दिया। वायुमंडलीय दाब और ये अंतर, यहां से यहां तक का अंतर मिलकर गैस के दाब के बराबर हो रहे, तभी तो उसके बराबर हो रहे। जैसे इसको आप इक्वल पॉइंट मान लें तो मरकरी की हाइट माने मरकरी द्वारा डाला गया दाब और वायुमंडल द्वारा डाला गया दाब जब मिला दोगे तो गैस के दाब के बराबर हो जाएगा। मतलब गैस का दाब वायुमंडलीय दाब से इतना ज्यादा है। तो हम गैस का दाब कैसे निकालेंगे? ये डिफरेंस कितना आया जरा बताओ, ये कितना 40 आ गया है ना। तो गैस का दाब, किसका? गैस कितना आएगा? 76 प्लस 40, तो कितना हो गया ये 116 100 हाँ बोलो, कुछ कहना है क्या बेटा? हाँ, तो ये कितना हो गया? 116 हो गया। तो 116 सेंटीमीटर Hg। तो गैस का दाब कितना आ रहा है? 116 Hg आ रहा है। हाँ, गैस का दाब 40 ज्यादा है वायुमंडलीय दाब से, तो 76 प्लस 40 कर दिया। 76 प्लस 40 कितना हो गया? 116 mmHg। कोई समस्या है? क्लियर? तो ये दबाव आ गया, आपका दाब आ गया कितना? 116 सेंटीमीटर Hg। इसको हम mmHg में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैनोमीटर के जरिए हम किसी भी गैस का दाब जो है वो क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो गैस का दाब मैनोमीटर से निकालते हैं और वायुमंडलीय दाब क्या निकालते हैं? बैरोमीटर के जरिए। अब इसमें एक मैं सवाल कराता हूं। हम ऐसा करते हैं, मैंने कहा था कि जल के कॉलम की हाइट कितनी जाएगी एक वायुमंडलीय दाब पर, वो ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखे बेटा, बैरोमीटर की मरकरी को सवाल लिखे, बैरोमीटर की मरकरी को, एक बैरोमीटर की मरकरी को जल द्वारा विस्थापित कर दिया गया। बैरोमीटर की मरकरी को जल द्वारा विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, जल के कॉलम की हाइट ज्ञात करें। जल के कॉलम की हाइट माने ऊंचाई ज्ञात करें। जल के कॉलम की हाइट मींस ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसको बेटा हम क्या करेंगे? देखो दाब तो उतना ही है, दाब तो उतना ही है, तो हम ρHg लिखेंगे और उधर भी ρHg लिखेंगे। बस अंतर आया, ये मरकरी के लिए है और ये किसके लिए है? जल के लिए। अब ग्रेविटी एक्सेलरेशन तो एक समान होगा, वो थोड़ी अंतर आ जाएगा, तो जी हटा दिया, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ρH मरकरी का इक्वल ρH जल का।
अब जो दो डेटा हैं वो मैंने नहीं दिया कि घनत्व जल का 1 ग्राम प्रति सीसी और घनत्व मरकरी का 13.6 ग्राम प्रति सीसी। एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 ATM दाब होता है 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर। तो हमको मरकरी कॉलम की हाइट के बजाय जल के कॉलम की हाइट ज्ञात करनी है। तो रो है 13.6, हाइट है, रो कितना है 13.6, हाइट कितनी है 76 सेंटीमीटर, इक्वल घनत्व कितना है जल का 1, हाइट हमको ज्ञात करनी है किसकी? जल की। तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो जल की हाइट कितनी आ गई? 1033 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10.33 मीटर। तो मैंने कहा लगभग कितना होगा? 10 मीटर के लगभग के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने जल के कॉलम की हाइट, 2 बच्चे बेटा इसको कैलकुलेट करें, कोई 2 बच्चे कैलकुलेट करें। कितना? 1033.6। तो ये सही है, ठीक। तो 1033 सेंटीमीटर आ गया, माने 10.33 मीटर आ गया। क्लियर? तो ये हमने देखा कि जल के कॉलम की हाइट लगभग कितनी होती है? 10 मीटर के लगभग, 10.33 मीटर के लगभग होती है, मतलब 3 मंजिल मकान के बराबर लगभग। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और तो अगली क्लास में अब हम लोग जो गैस के लॉ हैं, वाइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, और ऐसे ही प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप वगैरह और आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं।